देखिए, आज का जो अपना टॉपिक है वो है आपका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो जैसे नाम से आपको समझ में आ रहा है एनएलपी, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो एनएलपी का जनरल मतलब क्या है? देखिए, आज के टाइम पे जितने भी मॉडल्स बने हुए हैं वो सारे के सारे एनएलपी को फॉलो करते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को। जैसे गूगल का टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट। अब आप आज के टाइम पे जो भी बोल के कमांड देते हो, आप कुछ भी बोलते हो, बोलते ही वो वाला एक्टिविटी परफॉर्म हो जाता है। आप ऑडियो देते हो, टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ऐसा कैसे हुआ कि आपकी ऑडियो को मशीन ने कैसे समझा होगा? तो उसके पीछे पूरा साइंस लगता है, और उसी को अपन यहाँ कहते हैं नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का जनरल सा मतलब क्या है कि आप इनपुट में कुछ ना कुछ दोगे। जैसे आपने इनपुट में ऑडियो दिया फॉर एग्जाम्पल, तो अगर आपने इनपुट में ऑडियो दिया देन यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सम टेक्स्ट फॉर्मेट, तो कुल मिला के हम कंप्यूटर को इंसानों की भाषा समझा रहे हैं। कंप्यूटर से हम हिंदी में बात कर रहे हैं, कंप्यूटर हमसे हिंदी में बात कर रहे हैं। हम उससे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हमसे इंग्लिश में बात कर रहे हैं, जस्ट लाइक द रोबोटिक्स। अब रोबोटिक्स में क्या होता है, वो आपसे कम्युनिकेट करेगा ना, आप उसे कमांड दोगे और आपके उस कमांड के बदले वो रिस्पॉन्ड करेगा। तो इसके पीछे जो फील्ड आपका है दैट इज कॉल्ड एनएलपी। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग वैसे क्या है? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग अपने आप में एआई का एक बहुत छोटा सा टूल है। एआई बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा। उसके अंदर एक छोटा सा फील्ड होता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ठीक है, जिसके अंदर मशीन लर्निंग भी काम आता है, डीप लर्निंग भी काम आता है, वो डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो एनएलपी का जनरल मतलब क्या है कि हमें कंप्यूटर को ह्यूमन से इंटरेक्ट करवाना है, ह्यूमंस की भाषा में बात करवाना है या कोई भी प्रोसेसिंग करना है, दैट इज एनएलपी। तो एनएलपी रेफर्स टू एआई मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग विद एन इंटेलिजेंट सिस्टम यूजिंग ए नेचुरल लैंग्वेज सच एज इंग्लिश। ये तो मतलब हम किसी भी एक सिस्टम से इंग्लिश में कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं, हिंदी में कम्युनिकेट करवाना चाह रहे हैं, तो इट मीन्स आपको उसके लिए एनएलपी यूज करना पड़ेगा। और प्रोसेसिंग ऑफ एनएलपी इज रिक्वायर्ड व्हेन यू वांट एन इंटेलिजेंट सिस्टम लाइक रोबोट। अब आपको रोबोट बनवाना है तो वो तो करना ही पड़ेगा, कि रोबोट में क्या काम होता है? ऑडियो का ही तो काम होता है। आप टेक्स्ट बेस्ड कमांड देते हो या फिर ऑडियो बेस्ड कमांड देते हो, आप बोल के कमांड देते हो, स्पीच टू टेक्स्ट लाइक दैट। तो उसके लिए एनएलपी का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। और व्हेन यू वांट टू हियर डिसीजन फ्रॉम ए डायलॉग बेस्ड क्लिनिकल एक्सपर्ट सिस्टम, ठीक है। और द फील्ड ऑफ एनएलपी इन्वॉल्व्स मेकिंग कंप्यूटर्स टू परफॉर्म यूजफुल टास्क विद अ नेचुरल लैंग्वेज, ठीक है। तो आपको कंप्यूटर से क्या करवाना है? कंप्यूटर से काम करवाना है उस भाषा में जो इंसान यूज करते हैं, उन भाषा का यूज लेके हमें उनसे काम करवाना है। और द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ एनएलपी तो क्या होगा? यही तो होगा। अगर आप इनपुट और आउटपुट की बात करते हो, या तो आपने कोई ऑडियो दिया होगा, ऑडियो के बदले आप टेक्स्ट चाह रहे होंगे, या आपने कोई टेक्स्ट दिया होगा उसके बदले आप ऑडियो चाह रहे होंगे। तो इट इज बेसिकली योर इनपुट एंड आउटपुट कंपोनेंट्स, ठीक है। उसके बाद में सिंपल सा देखो, ओरिजिन्स तो जो भी एनएलपी का है वो ये एआई के साथ ही थे। जैसे हमने एआई का ओरिजिन हिस्ट्री पढ़ा था, तो जैसे जैसे एआई इंट्रोड्यूस हुआ, एआई के साथ साथ ही धीरे धीरे एनएलपी डेवलप हुआ। जब लगा कि हमें रोबोटिक्स पे काम करवाना है या कोई भी कमांड बेस्ड वर्क करवाना है, कोई भी कमांड बेस्ड वर्क, अब आप कुछ बोल रहे हो और वहां से कोई एक्शन परफॉर्म हो रहा है, इट मीन्स 100% उस साउंड को समझा गया है, और समझने के बाद उसके साथ प्रोसेसिंग करवाया गया, ठीक है। तो एनएलपी से सब फील्ड ऑफ एआई वो आपको समझ में आई गया, ये है क्या? ये एआई का ही एक सब फील्ड है दैट फोकस ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमंस एंड कंप्यूटर। यही गोल है इसका, कि हमें आदमी के बीच में और मशीन के बीच में तालमेल बैठाना है। और एनएलपी ओरिजिनेटेड फ्रॉम लिंग्विस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च। तो कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले लिंग्विस्टिक्स, मतलब आपको भाषा पे कमांड बनानी है। अब जैसे हम इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें, तो हिंदी आने का मतलब क्या है? आपको हिंदी के शब्द आते हैं, आपको हिंदी की ग्रामर्स अच्छे से आती है, आपको हिंदी का वोकैब अच्छे से आता है, दैट इज कॉल्ड लिंग्विस्टिक रिसर्च। दूसरा आपको क्या चाहिए? आपको कंप्यूटर का पूरा नॉलेज होना चाहिए। और तीसरा आपको एआई का नॉलेज होना चाहिए। जब आप इन तीनों को एक साथ अप्लाई करोगे, आपने लैंग्वेज पे कमांड बना लिया, आपको कंप्यूटर के बारे में अच्छे से आता है, और आपने एआई की अच्छी कमांड्स बना रखी है, तो इन तीनों को जब आप साथ में मिलाओगे तब जाके आपका एनएलपी बनेगा कंप्लीटली। इन्हीं के कॉम्बिनेशन से आपका एनएलपी बनता है। अब क्या क्या चैलेंजेस है जब भी हम एनएलपी को डेवलप करेंगे, सिस्टम को डेवलप करेंगे, तो उसमें क्या क्या आपको की चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे? तो देखो, सबसे पहला आता है एम्बिग्यूटी। दैट्स अ मैन प्रॉब्लम विद द एनएलपी। अरे जैसे हम कंप्यूटर है,
हम जैसे मशीन से कोई काम करवाते हैं या जैसे हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो हमारे लिए क्या होता है, एक ही शब्द के मल्टीपल मतलब होते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड बोला सेल, तो सेल का मतलब क्या है, तो डिपेंड करता है आप किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना चाह रहे हो। अगर आप किसी एक्सेल में बात कर रहे हो तो वो एक पर्टिकुलर आपका एक क्या होगा, सबसे स्मॉलेस्ट एरिया। उसी सेल को अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स में जाके बोलोगे तो बैटरी बन जाएगा, उसे बायोलॉजी के टर्म में बोलोगे तो बायोलॉजी का सेल बन जाएगा। तो दैट इज मीन्स दैट इज एम्बिग्यूटी। तो ये कंप्यूटर के लिए हमारे लिए चैलेंज नहीं है क्योंकि हम सिचुएशन बेस्ड काम करते हैं। बट कंप्यूटर को सबसे बड़ा दिक्कत कब आता है एनएलपी को डेवलप करने में, जब एम्बिग्यूटी। तो एक एक शब्द के अगर मल्टीपल मीनिंग आते हैं तो कंफ्यूज होगा ही होगा, तो वहाँ थोड़ा प्रिसाइजली काम करना पड़ता है। तो वर्ड्स एंड सेंटेंसेस ऑफन हैव मल्टीपल मीनिंग्स। ठीक है। दूसरा आपका सिंटैक्स एंड ग्रामर वेरिएबल। अब आपको नेचुरल लैंग्वेज में काम करवाना है तो उसमें ग्रामर का क्या रोल रहेगा और सिंटैक्सेस का क्या रोल रहेगा, तो पूरी ग्रामर आपको कंप्यूटर को सिखानी है। तो वो भी तो एक चैलेंज ही है, कैसे सिखाओगे। ठीक है। तो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैव डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर। तीसरा आपका आता है कॉन्टेक्स्ट अंडरस्टैंडिंग। वर्ड्स कैन चेंज मीनिंग बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। कभी कभी एक शब्द जैसे आपने हिंदी में या इंग्लिश देखा वर्ड एक ही है बट उसको सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग हम अलग अलग यूज कर देते हैं, तो सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग उसका मतलब भी बनने जाता है। इट मीन्स ये कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मीनिंग हो जाता है उसका। ठीक है। सरकाज़म एंड आयरनी डिटेक्शन। बेसिकली क्या, हार्ड टू डिफरेंशिएट लिटरल एंड इंटेंडेड मीनिंग। उसका मतलब होना क्या चाहिए और क्या हो रहा है उसको एग्जैक्टली हम यहाँ इजीली डिफाइन नहीं कर सकते। लैक ऑफ वर्ड नॉलेज, सबसे मेन चीज शब्दों का नॉलेज। तो जितना ज्यादा शब्दों का नॉलेज होगा उतना बेटर समझेगा। तो यहाँ पे एनएलपी मॉडल्स ऑफन फेल टू कॉम्प्रिहेंड रियल वर्ड फैक्ट्स, क्योंकि हम तो क्या है रोज सीखते रहते हैं, लोगों से मिलते रहते हैं, तो नए नए शब्द हमारे आते रहेंगे पढ़ने से, देखने से, समझने से। पर कंप्यूटर को थोड़ी मिलेंगे, तो आपने उसे जितने शब्द दिए पर वो उन्हीं शब्दों को समझ सकते हैं। ठीक है। और लैंग्वेज रिवोल्यूशन तो भाई अब किसी भी लैंग्वेज में आज के टाइम पे क्या है, किसी भी लैंग्वेज में अपडेशंस तो होती रहती हैं, नए नए शब्द बनते नहीं रहते क्या। तो जैसे जैसे लैंग्वेज में चेंज होगा वैसे वैसे उसमें भी चेंज करना थोड़ा टिपिकल हो जाएगा। उसके बाद आता है गोल ऑफ एनएलपी। एग्जैक्टली एनएलपी करता क्या है, या एक तरह से कह सकते हो एनएलपी का एप्लीकेशन क्या है। तो आज के टाइम पे ऐसा कोई फील्ड नहीं है जहाँ एनएलपी को यूज ना किया जाए। कंप्यूटर के फील्ड में तो मशीन लर्निंग में आपका एनएलपी काम आएगा। ठीक है। आप गूगल में सर्च भी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आपका एनएलपी काम आता ही आता है। तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इज अ सबफील्ड ऑफ एआई दैट focus on the interaction between computers and the human, and the primary goal of NLP is to enable machine to understand, interpret, generate and respond to the human language in a way that is both meaningful and useful। कि जो भी हम ह्यूमन से जब उसको इंटरेक्ट करें वो आसानी से उसे समझे, समझ के उसे रिस्पॉन्ड करें किस तरीके से, जिस तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करना चाहिए। तो ये उसका मेन गोल होता है। अब यहाँ पे जो मेन प्राइमरी गोल होते हैं वो हमारा सबसे पहला क्या होता है, टेक्स्ट एंड स्पीच अंडरस्टैंडिंग। ये इसी के लिए तो बनाएंगे। जब आपने टेक्स्ट दिया उसे ऑडियो में कन्वर्ट कर रहे हैं, या आपने ऑडियो दिया उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट कर रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है, ये आपका एनएलपी की वजह से हो रहा है। तो एनएलपी एम्स टू अलाउ कंप्यूटर टू कॉम्प्रीहेंड ह्यूमन लैंग्वेज वेदर रिटन और स्पोकन, और इट इन्वॉल्व्स पार्सिंग सेंटेंसेस, रिकॉग्नाइज वर्ड्स एंड अंडरस्टैंडिंग देयर कॉन्टेक्स्ट। अभी क्या ये अपन समझेंगे। लाइक वर्चुअल असिस्टेंट सीरी, सीरी का सुना है ना गूगल वाला, या ये आपका गूगल असिस्टेंट कैन इंटरप्रेट वॉइस कमांड्स। बेसिकली अलेक्सा, आपका प्राइम का, तो अलेक्सा को आप कोई भी कमांड देते हो उसके लिए फिक्स है कि आपको पहले अलेक्सा बोलना पड़ेगा। जब तक आप पहले अलेक्सा नहीं बोलोगे वो इग्नोर मार देते हैं। अलेक्सा का मतलब कमांड है कि भाई जो बोले उसको आपको रिस्पॉन्ड करना है। ठीक है। दूसरा आपका आता है सिमेंटिक अंडरस्टैंड। तो एक होता है सिंटैक्स और एक होता है सिमेंटिक, जो अपन अभी समझेंगे। जैसे सिंपल सा, आज तक आपने जितनी भी लैंग्वेजेस है उनके कंपाइलर को डायरेक्ट यूज किया है, पर आपने कभी खुद कंपाइलर बनाते हुए देखा है या बनाया है? नहीं। क्योंकि कंपाइलर बनाने का मतलब क्या है, एक लैंग्वेज सीखना। अरे कंप्यूटर लैंग्वेज भी तो लैंग्वेज ही है। अब आप पाइथन में, सी में या जावा में कोई भी काम कर रहे हो तो आपने कोई भी कोड रन किया, अब उसमें एरर आई, कैसे पता चला एरर आई, तो 100% आपने सिंटैक्स के साथ पंगा किया, तो कैसे पता चला, तो उनको वो सारे सिंटैक्स समझाने पड़ते हैं। और वहाँ क्या लगता है, वहाँ पूरा एनएलपी लगता है कंप्लीटली। कंपाइलर कंस्ट्रक्शन में आपका एनएलपी ही काम आता है कंप्लीटली। ठीक है। तो एक्सट्रैक्टिंग मीनिंग फ्रॉम टेक्स्ट बाय अंडरस्टैंडिंग सिनोनिम्स, कंटेक्स्ट एंड इंटेंट, जो सारा का सारा लैंग्वेज जनरेशन है ही। तो जनरेटिंग ह्यूमन लाइक टेक्स्ट बेस्ड and input based context like ChatGPT and other AI model generate coherent responses in conversations। और क्या है आपका मशीन ट्रांसलेशन है यहाँ पे आपका, कि ट्रांसलेटिंग टेक्स्ट फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, गूगल ट्रांसलेटर है।
अब हिंदी में देखे चाइनीज में कन्वर्ट करवा लो या इंग्लिश के देखे आप हिंदी में कन्वर्ट करवा लो, तो ट्रांसलेट कर रहा है ना, क्यों? क्योंकि उस मशीन को सारी लैंग्वेज आती है। ठीक है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है ही आपके पास में, सिंपल सा। तो कन्वर्टिंग स्पोकन लैंग्वेज इनटू टेक्स्ट या जनरेटिंग ह्यूमन लाइक स्पीच फ्रॉम टेक्स्ट टू, जो भी आप ऑडियो में कन्वर्ट चाह रहे हो, जैसे वॉइस असिस्टेंट है, खूब सारे होते हैं हमारे पास में। टेक्स्ट समराइजेशन, जैसे चैट जीपीटी करते हैं, आप उसको बहुत बड़ा कंटेंट दे दो और उसको बोलो भैया प्लीज इसे शॉर्ट में कन्वर्ट करो, उसका समरी बना के दो, तो वो समरी बनाना भी तो एक कला है। अब एक बहुत बड़े पैराग्राफ की अगर किसी ने समरी बनाई है, इसका मतलब उसे पूरा पढ़ा होगा और उसके मैन की हाईलाइटिंग या उसके जो मैन इफेक्ट्स है उन्हीं को तो डाले। तो दिस इज व्हाट समराइजेशन। तो एक्सट्रैक्टिंग की पॉइंट्स फ्रॉम लार्ज टेक्स्ट डेटा। ठीक है, उसके अलावा क्वेश्चन आंसरिंग एंड इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। तो चैट जीपीटी या जितने भी अभी टूल है उन सबसे आप क्वेश्चन आंसरिंग कर सकते हो। आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप टाइप कर दो, उसका आंसर देंगे आपको, मैथ्स का या फिर जनरल डे टू डे रूटीन का। तो ये क्या है? क्वेश्चन आंसरिंग ही तो है। ये भी कौन करता है? आपका एनएलपी करता है। उसके अलावा सेंटिमेंटल एनालिसिस एंड ओपिनियन माइनिंग, तो एनालाइजिंग इमोशंस एंड ऑप्शंस इन टेक्स्ट। तो आप टेक्स्ट में इमोशंस को भी एनालाइज कर सकते हो। लाइक कंपनीज यूज सेंटिमेंट एनालिसिस टू इवेलुएट कस्टमर फीडबैक। अब आपने कोई आइटम बेचा, अब उससे कस्टमर कितना सेटिस्फाई है, क्या करो? फीडबैक लेने। रेटिंग होती है 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, किस लिए होती है? फीडबैक के लिए तो होती है। उसके अलावा नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, तो आइडेंटिफाइंग एंड क्लासिफाइंग नेम्स, लोकेशंस, डेट्स एंड अदर एंटिटीज इन द टेक्स्ट। ठीक है, उसके अलावा आपका टेक्स्ट क्लासिफिकेशन एंड कैटेगराइजेशन, तो असाइनिंग कैटेगरीज और लेबल्स टू टेक्स्ट बेस्ड ऑन द कंटेंट। इस तरह से आपके पास डिफरेंट गोल्स हैं। तो कुल मिला के जो भी हमारे प्रैक्टिकल सिनेरियोज हैं, हर एक सिनेरियोज में कहीं ना कहीं आपको एनएलपी काम आते ही आते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले जो आज का अपना मेन गोल था, बस वो ये समझ लें कि जब भी एनएलपी काम करता है, एनएलपी का मेन स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे काम करेगा। तो जो इनकी स्टेप्स हैं ये अभी हम बिल्कुल शॉर्ट में समझ रहे हैं, और मैं फिर कुछ स्टेप्स को अपन बाद में लेटर ऑन और डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो जब भी आप इनपुट में नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग को कुछ भी इनपुट देते हो, तो उनका जो की एक्टिविटीज है वो आपका बेसिकली 5 स्टेप्स में डिवाइड होता है। सबसे पहला आपका होता है, उसे बोलते हैं लैक्सिकल एनालिसिस। दूसरा आपका जो होता है वो होता है सिंथेटिक एनालिसिस। तीसरा आपका होता है सिमेंटिक एनालिसिस। चौथा आपका होता है डिस्क्लोजर इंटीग्रेशन। और पांचवा आपका होता है प्रैग्मेटिक एनालिसिस। तो यहां से जब ये 5वें स्टेप लगेगा, तब जाके आपका प्रॉपर एनएलपी काम करेगा। अगर इसमें से किसी भी स्टेप को आपने मिस कर दिया, तो वो जो आपने टेक्स्ट दिया है उसका मीनिंग सही नहीं निकलेगा। अब ये क्या है, तो थोड़ा थोड़ा क्योंकि पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का आपको यही पता होना चाहिए कि एनएलपी की क्या क्या स्टेप्स होती है बेसिकली। ठीक, तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इन्वॉल्व मल्टीपल स्टेप्स टू ट्रांसफॉर्म रो ह्यूमन लैंग्वेज इनटू स्ट्रक्चर्ड एंड meaningful representation that computers can process, and these steps are divided into 5 main categories. अब इसमें वन बाय वन लेक्सिकल क्या है, सिंथेटिक क्या है, सिमेंटिक क्या है, डिस्क्लोजर क्या है और प्रैग्मेटिक क्या है, इनको एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले आपके पास आता है लेक्सिकल एनालिसिस। तो लेक्सिकल एनालिसिस का जनरल मतलब क्या है, इसे आप लेक्सिकल एनालिसिस या आप इसी को कह सकते हो टोकनाइजिंग। मतलब आप क्या कर रहे हो, आप टोकन्स बना रहे हो, सिंपल से। देखो क्या होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग का सबसे पहला काम होता है टोकन्स। टोकन्स का मतलब क्या हुआ, आपने एक बहुत बड़ा सेंटेंस दिया, वो इतने बड़े सेंटेंस को डायरेक्ट तो समझेगा नहीं, तो आपने उसमें जो भी लिखा है वो हर एक पार्ट को तोड़ देगा, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा, और हर एक पार्ट को पहले इंडिविजुअल समझेगा, क्योंकि जब तक वो तोड़ेगा नहीं। तो आपने लिखा राम इज ए गुड बॉय, तो राम इज ए गुड बॉय। अब अगर किसी को इंग्लिश आती होगी तो उसे बताना पड़ेगा सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, कहाँ नाउन लगा हुआ है, कहाँ आर्टिकल लगे हुए हैं, कहाँ एडजेक्टिव्स लगे हुए हैं, यही तो है लैंग्वेज। तो इसका मतलब जब तक आप उसे ब्रेक नहीं करोगे एक एक कीवर्ड्स को, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि किस कीवर्ड का मीनिंग क्या है। इसलिए पहला फेज क्या होता है, उसे टोकनाइजिंग करना, और उसी टोकनाइजिंग को आप लेक्सिकल एनालिसिस या पार्सिंग भी कहते हो। ठीक है, इसी का नाम कहीं कहीं आपको पार्सिंग भी लिखा हुआ दिख जाएगा बेसिकली। तो होता क्या है, सिंपल सा, तो लेक्सिकल एनालिसिस इज द फर्स्ट स्टेप इन एनएलपी प्रोसेसिंग एंड इट प्रोसेसेस टेक्स्ट बाय ब्रेकिंग इट डाउन इनटू स्मॉलर यूनिट्स कॉल्ड लेक्सिम्स बेसिकली। मतलब आप क्या कर रहे हो, टोकन्स कह दो आप, कि जो भी आपने सेंटेंसेस दिया है वो उनको सबको तोड़ेगा जितना छोटा हो सकता है। मतलब कुल मिलाकर आप ये कहो कि आपने कोई भी एक पैराग्राफ दिया, तो पैराग्राफ किससे बनता है, सेंटेंस से। सेंटेंस किससे बनता है,
वर्ड से और ग्रामर से। तो जब तक आप सारे के सारे वर्ड्स को तोड़ नहीं लोगे तो कुल मिला के इस स्टेप का मतलब है सारे वर्ड्स को सेपरेट करना। और जैसे आपने सारे वर्ड्स को सेपरेट कर लिए उसके बाद फिर अगले स्टेप्स का यूज होता है। ठीक है, तो दिस फेज स्कैन्स ए टेक्स्ट और कोड एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स एंड कन्वर्ट्स इनटू मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, मतलब इसका काम क्या है, ये क्या करेगा कि जो भी आपको दिया गया तो वर्ड्स में तोड़ेगा या फ्रेजेस में तोड़ेगा, डिपेंड करता है। अभी आपने कोई फ्रेजल वर्ब का यूज किया, गो डाउन, गो अप, ब्रेक अप, तो ब्रेक अप एक वर्ड है या दो है, तो अब नहीं एक है क्योंकि फ्रेजल वर्ब। तो अब आपको ये भी समझना होता है कि वर्ड में तोड़ना है या फिर आपके फ्रेजल वर्ब्स में तोड़ना है, कि कुछ कुछ वर्ड अकेले होते हैं, कुछ कुछ दो दो वर्ड से मिलके एक बनता है। अब ब्रेक और अप को आप अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको वर्ड है या फ्रेजेस आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और इट डिवाइड्स द टेक्स्ट इनटू पैराग्राफ्स, सेंटेंसेस एंड वर्ड्स टू मेक इट इजियर फॉर फर्दर एनालिसिस। An alexeme is the basic unit of the meaning in a language and it represents a word and its different forms basically। तो यहाँ से हम basically क्या बनते हैं, और the grammatical category of the lexicon determines how it is used in a sentence। उसके बाद में उस पर ग्रामर का एनालिसिस लगता है। और लेक्सिम्स कैन बी सिंगल वर्ड और मल्टीपल वर्ड, जो जैसे मैंने आपको बता ही दिया कि या तो कोई एक ही वर्ड होगा या हो सकता है मल्टी वर्ड हो, लाइक फ्रेजल वर्ब जैसे। तो अगर एक ही वर्ड लाइक टॉक और फ्रेजल वर्ब लाइक स्पीक अप, पुल थ्रू, ये तो दो दो वर्ड आ गए ना। तो यानी यहाँ पे इस पहली स्टेप का काम क्या होगा कि आपने लिखा, मान लीजिए राम इज ए गुड बॉय, तो इस स्टेप का काम क्या होगा, ये स्टेप आएगा और ये एक एक शब्द को तोड़ेगा, पूरे शब्दों को तोड़ेगा और वहां से क्या करेगा, ट्री बनाएगा। इस कॉल्ड पार्सिंग ट्री, बेसिकली कॉल्ड पार्सिंग ट्री। पहले सबको तोड़ेगा और तोड़ने के बाद में ये इनके परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगाएगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन, अरे कंप्यूटर को अब सिंपल सी, जैसे हम लैंग्वेज को यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, तो क्या लगता है मैं आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, नहीं ना, बीच में मैं इंग्लिश भी तो बोल रहा हूँ, और थोड़ा सा फ्लो में हो गया तो लोकल पे मारवाड़ी पे भी आ जाएंगे, कहाँ दिक्कत है। तो हमारे साथ दिक्कत क्या है, हम एक ही लैंग्वेज के अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। बट अगर आपने किसी मशीन को बोला कि भैया हम हिंदी में बात कर रहे हैं, तो उसे तो शुद्ध हिंदी आती है, फिर इतनी शुद्ध तो हमें भी नहीं आती। तो हमने हिंदी के अंदर गलती से कोई इंग्लिश का वर्ड लगा दिया तो उसको समझ आएगा क्या, नहीं ना, क्योंकि आपने हिंदी वाला मोड एक्टिवेट कर रखा है। तो दैट्स द मैन प्रॉब्लम है। इसीलिए आपको पहले वर्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा, उस पर फिर एनालिसिस होता है। यही हमारा पहला फेज होता है। ठीक है, और जैसे ही अब आपने क्या किया, उसको तोड़ लिया, उसके बाद में उसका दूसरा वे आता है जिसे हम बेसिकली बोलते हैं ग्रामेटिकल, बेसिकली कि अब हम उसका सेंटेक्स चेक करेंगे। ग्रामर मतलब सब्जेक्ट कहाँ आना चाहिए, वर्ब कहाँ आना चाहिए, नाउन कहाँ आना चाहिए, एडजेक्टिव कहाँ आना चाहिए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, जो भी हम यूज करते हैं बेसिकली। तो सेंटेक्स का मतलब क्या है, अब आपने तोड़ तो लिया, अब जैसे आपने तोड़ा अब आप आइडेंटिफाई कर रहे हो कौन क्या क्या है, कौन क्या क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन वर्ब है, कौन एडजेक्टिव है, कौन एडवर्ब्स है, आप उनको आइडेंटिफाई करोगे। और आइडेंटिफाई करने के बाद अब आप उनकी पोजीशन डिसाइड करोगे ना, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है, सेंटेंस बनाने का एक रूल होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आता है, उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आता है, समथिंग लाइक दैट। वर्ब के अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी, बहुत कुछ होता है। तो इसका मतलब 100% उस लैंग्वेज के, जिस लैंग्वेज को आप एनएलपी में लगा रहे हो, उसके खुद के अपने रूल है, ग्रामेटिकल रूल, वो रूल इसको आते हैं, इसको आते हैं, तभी ये क्या करेगा, उसके सेंटेक्स को प्रॉपर चेक करता है। तो सेंटेक्स को प्रॉपर चेक करना होता है सेंटेक्स एनालिसिस यानी पार्सिंग। ये पार्सिंग होता है, टोकेनाइजिंग होता है। तो सेंटेक्स एनालिसिस आल्सो एनोन पार्सिंग इज द सेकंड स्टेप इन द नेचुरल लैंग्वेज। इट फोकस ऑन analyzing the grammatical structure of the sentences to ensure they follow the correct syntax rules of a given language। मतलब अब आपने जो भी सेंटेक्स लिखा है वो अकॉर्डिंग टू द ग्रामेटिकल रूल्स होना चाहिए। अगर वो गलत है तो उसे समझ ही नहीं पाएगा, कभी नहीं समझ पाए। अगर आपने गलत लिखा, हाँ, तो उसका मतलब भी वो गलत ही बताएगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ की की फीचर्स क्या क्या होंगे, तो ये क्या क्या करते हैं ये स्टेप हमारा। तो सबसे पहले ग्रामर चेकिंग का काम करेगा, ठीक है। तो इन शॉर्ट्स दैट ए सेंटेंस फॉलोज द ग्रामेटिकल रूल्स ऑफ द लैंग्वेज। दूसरा क्या करेगा, वर्ड के अरेंजमेंट्स को देखेगा। अरे कब, अब ग्रामर चेक करते करते अरेंजमेंट भी तो होगा कि पहले सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगा, एडजेक्टिव आएगा, तो उनका अरेंजमेंट भी तो होगा। तो वर्ड्स का अरेंजमेंट चेक करेगा। और तीसरा उनके बीच का रिलेशनशिप देखेगा। जैसे हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ये क्या है, ये इनका रिलेशनशिप होता है। तो तीन चीजों को चेक करेगा, सिंटैक्स, अरेंजमेंट और उनका रिलेशनशिप, ठीक है। तो कैसे काम करता है बेसिकली, तो द सेंटेंसेस इज एनालाइज्ड यूजिंग ए सिंथेटिक पार्सर व्हिच अप्लाइज फॉर्मल ग्रामर रूल।
जो भी इसको पता होंगे ये अपने रूल्स लगाएगा और उसको एनालिसिस करेगा, ठीक है। और इट ब्रेक्स द सेंटेंस इनटू टोकन्स एंड कंस्ट्रक्ट ए पार्स ट्री, ठीक है। अब ये बेसिकली जो ट्री वहां पे था ये उसी ट्री को यूज करेगा। और इफ द सेंटेंस फॉलो द करेक्ट स्ट्रक्चर इट इज एक्सेप्टेड, अदरवाइज इट इज रिजेक्टेड एज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, ठीक है। तो अब आपने जो ट्री बनाया तो ट्री में क्या होता है, आप रूट से आके पॉसिबिलिटीज जनरेट करोगे। अरे जो अभी अभी मैंने ट्री बनाया उस ट्री का सिंपल सा मीनिंग क्या था, उस ट्री का सिंपल सा मीनिंग ये है कि अब अगर आप कोई भी सेंटेंसेस को अब आप लिख रहे हो तो अब आप यहाँ पे क्या देखोगे कि अब आप ये इसका सही मतलब है, ये इसका सही मतलब, और यहाँ क्या है, यहाँ मल्टीपल पाथ्स नहीं है, तो यहाँ पे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज है, मल्टीपल अरेंजमेंट्स होते हैं, और वो इसी ट्री को अपन यहाँ पार्शियल ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो दूसरे स्टेप में हमने पहले स्टेप में क्या किया, तो वर्ड्स वाइज तोड़ा, दूसरे में उसका ग्रामेटिकल सेंटेंस चेक किया, इसीलिए उसको सिंटैक्स बोलते हैं, सिंटैक्स एनालिसिस। तीसरा आपके पास आता है सिमेंटिक एनालिसिस। तो सिमेंटिक में हम क्या देखेंगे, सिमेंटिक में हम देखेंगे मीनिंग। पर सिंटैक्स में तो हम लोगों ने ग्रामेटिकल रूल देख लिया, बट सिमेंटिक में हम देखते हैं मीनिंग, कि क्या आपने जो सिंटैक्स लिखा है वो मीनिंगफुल है। जैसे मैं अब आपको कहता हूँ कि यू ईट मैंगो, चलो समझ में आता है। अब आपको कहता हूँ यू ईट पेन, ऐसा कोई मतलब है इसका? आप सब कुछ सही हो, आपने ग्रामेटिकली चीजों को सही लिखा है, बट क्या उसका मतलब सही है? क्योंकि अभी तो हमने देखा एनएलपी हर एक चीज पे काम करेगा, एम्बिग्युइटी को भी तो चेक करेगा ना। तो अब आप यहाँ पे मीनिंग को चेक कर रहे हो, सेंटेक्स तो हो गया चेक, सेमेंटिक्स में प्रॉपर मीनिंग निकालते हैं कि जो सेंटेंस दिया गया है क्या वो मीनिंगफुल है या नहीं, तो उसका मीनिंग निकालने के लिए हम सेमेंटिक्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो सेमेंटिक एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग। बेसिकली क्या है, अंडरस्टैंडिंग द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, ठीक है, फ्रेजेस और सेंटेंसेस इन ए लैंग्वेज। तो यहाँ मतलब निकालना है हम लोगों को, क्या ये मीनिंगफुल है या नहीं है, दैट मीन्स सेमेंटिक एनालिसिस। और वाइल सिंटैक्स एनालिसिस इंश्योर दैट सेंटेंस फॉलोज अ ग्रामेटिकल रूल, वो ग्रामेटिकल रूल को चेक करेगा। और सेमेंटिक क्या करेगा, फोकस ऑन वेदर द सेंटेंस मेक सेंस इन द कॉन्टेक्स्ट, मतलब जो आपने लिखा है क्या उसमें कोई सेंस तो है, या नॉनसेंस बात बोल के निकल गए, तो ऐसे कैसे मतलब निकाल देगा वो, ठीक है। अब इसमें क्या क्या सिंपल से एक की फंक्शंस क्या है, तो अंडरस्टैंडिंग वर्ड मीनिंग, वहां सिर्फ सेंटेक्स चेक हो गया, यहाँ वर्डों का मतलब चेक हो, ठीक है। तो अब आप यहाँ वर्ड्स का मीनिंग निकाल रहे हो, तो एनालाइजिंग द लिटरल मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड हाउ दे कंबाइन और फॉर्म द मीनिंगफुल सेंटेक्स। दूसरे में क्या है, कंटेक्चुअल इंटरप्रिटेशन, तो डिटरमाइनिंग द करेक्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड्स बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। हमने अभी भी देखा ना एम्बिग्युइटी, तो हमें एक वर्ड का मतलब नहीं निकालना, हमें एक वर्ड का सही मतलब निकालना है। अब आपने ईद के साथ पेन लिखा तो उसका दिमाग चलेगा यार पेन को कौन खाता है, आपने ईट के साथ में मैंगो लिखा उसको समझ में आएगा कि हाँ जी खा सकते हैं। तो ये मीनिंगफुल सेंटेंसेस होते हैं, मतलब निकालना है, मीनिंग भी सही बिहाफ ऑफ द कॉन्टेक्स्ट। और तीसरा डिटेक्टिंग मीनिंगलेस और कॉन्ट्राडिक्टरी सेंटेंसेस, तो ये क्या आइडेंटिफाई करेगा कि भैया जो आपने बोला है क्या वो मीनिंगलेस तो नहीं है, ऐसे कुछ भी लिख रहे हो जिसका कोई मतलब ही नहीं है, तो ये उसको कंक्लूड करके दे देगा, ठीक है। तो इसमें कैसे काम करेगा, सिंपल सा, तो सबसे पहले आपके पास में लेक्सिकल सिमेंटिक्स आएगा, यानी वर्ड का आप मीनिंग निकालोगे, आइडेंटिफाई द लिटरल मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड। लाइक आपने एप्पल लिखा तो एप्पल क्या फ्रूट है, अब आपने ये एप्पल लिखा तो हो सकता है आपकी टेक्नोलॉजी, अरे एप्पल तो कंपनी का नाम भी है, अब आपने एप्पल तो लिख के छोड़ दिया, वो कंपनी है या फ्रूट है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग टू सेंटेंस होगा ना, ठीक है। अब आप सिंपल से बोलते हो कि माई फोन इज मेड बाय द एप्पल, तो उसको देख के वो समझ में आएगा कि फोन की बात कर रहा है और साथ में एप्पल और लिखा है, तो फोन और खाने वाले एप्पल का क्या लेना देना है, मतलब आप कंपनी की बात कर रहे हो, तो दिस मीन्स द मीनिंग है, ठीक है। और वर्ड सेंस डिसएम्बिगुअस बेसिकली यानी कॉन्टेक्स्ट बेस्ड मीनिंग, अगर कहीं एम्बिग्यूटी आ रही है जैसे यहाँ पे आया तो ये उस एम्बिग्यूटी को दूर करेगा। एंड देन कंपोजिशनल सिमेंटिक्स, मतलब एनालाइज हाउ वर्ड्स कंबाइन टू फॉर्म लॉजिकल एंड मीनिंगफुल सेंटेंसेस बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, उसे अलग अलग किया, फिर हमने उसका सिंटैक्स चेक किया, फिर हमने उसका सिमेंटिक्स चेक किया। उसके बाद आपके पास आता है डिस्कोर्स इंटीग्रेशन। तो डिस्कोर्स इंटीग्रेशन का सिंपल सा मतलब हमारे पास क्या है कि इट इज बेसिकली द क्रिटिकल स्टेप दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द सेंटेंसेस। ये क्या आइडेंटिफाई करेगा कि जो भी आपके पास में सेंटेंसेस है उसका रिलेशनशिप मतलब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने, जैसे हम जब इंग्लिश की बात करते हैं तो इंग्लिश में क्या होता है, जब आप मल्टीपल सेंटेंसेस लिख रहे हो, जैसे मैंने लिख दिया राम इज ए गुड बॉय, पर उसी के आगे मैं एक और सेंटेंस जब लिखूंगा तो मैं राम की जगह ही नहीं लिखूंगा, पहले मैं लिखूंगा राम इज ए गुड बॉय और फिर अगले ही सेंटेंस में लिखूंगा ही इज वेरी इंटेलिजेंट।
तो अभी ही किसके लिए यूज किया, ये भी तो पंगा है। अरे अब जब आपने ही लिखा है तो ये तो पता है किसी न किसी इंसान के लिए यूज किया, कौन इंसान है वो, तो इसका मतलब उसी सेंटेंस में कहीं ना कहीं एक रिलेशन होगा। फोकस करना, ये क्या फोकस कर रहा है, रिलेशन क्यों फोकस कर रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं उस यू का, उस ही का, उस दे का कोई कॉन्टेक्चुअल रिलेशनशिप है जो उसमें दिया गया है। तो जैसे आपको पता चला कि नहीं पहले राम की बात हुई थी फिर ही आ गया, तो ही का मतलब वहां राम है, तो ऑटोमेटिक क्या समझ जाएगा, अच्छा राम की बात कर रहे हो। अरे हमें तो पता है, हम तो इंसान है, मशीन को कैसे समझे, तो मशीन क्या करेगा, उनके बीच में रिलेशनशिप डालेगा। ठीक है, तो अनलाइक सिंटैक्स एनालिसिस जो ग्रामर चेक करता है, सिमेंटिक एनालिसिस जो मीनिंग चेक करता है, ठीक है, और डिस्कोर्स इंटीग्रेशन इंश्योर दैट सेंटेंस आर कनेक्टेड मीनिंगफुली अक्रॉस द टेक्स्ट। तो ये प्रॉपर मीनिंगफुल की यहाँ बात करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या होगा, तो पहले सेंटेंस डिपेंडेंसी चेक किया जाएगा। ठीक है, ए सेंटेंस मीनिंग डिपेंड्स ऑन प्रीवियस सेंटेंसेस एंड इन्फ्लुएंसेस फ्यूचर सेंटेंसेस। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिखा, जॉन वेंट टू द मार्केट, और अगली पहले मैंने क्या लिख दिया, ही बॉट सम एप्पल्स। तो यहाँ पे ये जो ही है एक, तो ये जैसे आप लोग यहाँ पे डिस्कोर्स इंडिकेशन लगाओगे तो डिस्कोर्स इंडिकेशन क्या बोलेगा, अच्छा ही जॉन को रेफर कर रहे, तो यहाँ पे जैसे आप लिखोगे आइडेंटिफाई दैट ही रेफर्स टू द जॉन, तो इसको अपन कहते हैं डिस्कोर्स, मतलब रिलेट करना चीजों को। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट ट्रैकिंग है, तो एनएलपी सिस्टम मस्ट ट्रैक कॉन्टेक्स्ट अक्रॉस मल्टीपल सेंटेंसेस और पैराग्राफ्स टू आंसर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग। जैसे आपने लिखा इट वाज रेनिंग हैवीली, और दूसरे में आपने लिख दिया सो आई डिसाइडेड टू स्टे इंडोर्स, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बोलेगा, इन द सेकेंड सेंटेंस मीनिंग डिपेंड्स ऑन द फर्स्ट सेंटेंस कॉन्टेक्स्ट, द रेन कोज द डिसीजन। मतलब यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, इट वाज रेनिंग हैवीली, अगर बहुत तेज बारिश हुई तो इसका मतलब हम अंदर ही रुकेंगे, तो इसका मतलब इसकी वजह से इस पे इफेक्ट पड़ रहा है। तो अगर यहाँ बारिश नहीं हुई तो हाँ, तो बाहर जा सकते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये अब हमारे पास में कोज वाला डिसीजन आ गया। एक्शन और कोजिंग जैसे रीजनिंग में होता है ना, कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा, बारिश नहीं होगी तो हम बाहर जाएंगे, और बारिश होगी तो हम नहीं जाएंगे, तो इसका मतलब अब डिपेंडेंसी भी तो आ गई यहाँ पे, तो यहाँ कॉन्टेक्स्ट ट्रैकिंग आ गया। फिर आपका प्रोनाउन रिजोल्यूशन तो अब आपको समझ में आ ही गया, ही सी इट दे, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग आप यूज कर रहे हो, तो दीज आर द प्रोनाउंस है। ठीक है, आइडेंटिफाई व्हाट प्रोनाउंस ही सी इट दे रेफर टू, जैसे अभी समझा ना कि इट स्पीक्स टू ऑल इट्स पीपल और इट कॉल्स आउट टू डेव, तो इट मीन्स ये जो आपका मैटर्न विच इज रिजोल्व यूजिंग डिस्कॉर्ड इंटीग्रेशन, तो हम आसानी से समझ जाएंगे कि इस इट का मतलब फिर इसकी बात हो रही है। ठीक है, और फिर आपके पास आता है प्रेग्मेटिक एनालिसिस। तो प्रेग्मेटिक एनालिसिस का मतलब क्या है, तो प्रेग्मेटिक एनालिसिस हमें एक्शन लेने पे बोलेगा। एक्शन लेने का मतलब, अभी मैंने आपको बिल्कुल तेज होकर बोला आग लगी आग लगी, तो तुम क्या करोगे, तुम भागोगे। ठीक है, मैंने तुम्हें बोल दिया कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, तो तुम्हें गुस्सा आएगा, या तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे, या तुम भाग जाओगे, तो तुम क्या कर रहे हो, एक सेंटेंसेस के बदले एक एक्शन परफॉर्म करने का कोशिश कर रहे हो। तो एग्जैक्टली उस एक्शन में पोलाइट है, रिक्वेस्ट है, ऑर्डर है, वी हैव टू आइडेंटिफाई इट। तो किस सेंटेंस में किस तरह की एक्शन हमें परफॉर्म करना है, वो एक्शन हमें यहाँ समझनी है, और उसी एक्शन को हम यहाँ कहते हैं प्रेग्मेटिक एनालिसिस। ठीक है, तो pragmatic analysis is the final step in the NLP that focus on understanding the intended or implicit meaning of a sentences rather than just its literal meaning. Okay, it helps NLP system interpret context, implied meaning, metaphors and real world knowledge to make sense of human communication, जिसकी वजह से अब उसमें वो दिमाग आ जाएगा जो ह्यूमंस में होता है। ठीक है, जैसे इंटरप्रेटिंग बियॉन्ड लिटरल मीनिंग, जैसे तो पैराग्रामेटिक एनालिसिस गोज बियॉन्ड सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स टू अंडरस्टैंड द डीपर मीनिंग। जैसे आपने लिखा कैन यू पास द सॉल्ट, तो इसका एक लिटरल मीनिंग क्या हुआ कि इट इज जस्ट ए क्वेश्चन अबाउट कैपेबिलिटी टू पास सॉल्ट। अगर आप सिर्फ इतना देखोगे कि भैया क्या आप नमक मेरे को दे सकते हो, तो सिंपल सा मीनिंग क्या है, अच्छा नमक को उठा के और देने की बात की, उसका डीपर मीनिंग क्या है, अच्छा आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब आपसे क्या बोला, इट इज एक्चुअली ए रिक्वेस्ट यूज टू पास द सॉल्ट। तो आपकी कैपेबिलिटी नहीं पूछ रहा वो आपसे सॉल्ट, वो आपसे ये नहीं पूछा अच्छा तू क्या नमक को उठा सकते हैं, मतलब इस सेंटेंस का मतलब समझो, इसने क्या बोला कैन यू पास द सॉल्ट, मतलब क्या आप इस सॉल्ट को उठा सकते हो, तो ये थोड़ी कोई पहाड़ है जो उठा सकता है नहीं उठा सकता, नहीं, वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि भैया मुझे दे सकते हो क्या, तो ये क्या है, ये आपकी एक्शन है बेसिकली। ठीक है, उसके अलावा यूजिंग रियल वर्ड नॉलेज, तो पैराग्रामेटिक एनालिसिस रिक्वायर बैकग्राउंड नॉलेज टू करेक्टली इंटरप्रेट मीनिंग। बैकग्राउंड नॉलेज जैसे कि द व्हाइट हाउस इश्यूड ए स्टेटमेंट,
और लिटरल मीनिंग क्या है? ए फिजिकल बिल्डिंग इशूड ए स्टेटमेंट। जैसे व्हाइट हाउस वर्ड यूज किया, उसने एक स्टेटमेंट किया, तो इसका मतलब क्या समझ में आया इसको? अच्छा कोई नहीं, कुछ बिल्डिंग की बात हो रही है। लेकिन अगर आप सच में जानते हो व्हाइट हाउस, तो यू नो दैट द पार्लियामेंट ऑफ यूएस, मतलब फिर तो आप यूएस की जो पार्लियामेंट आप उसकी बात कर रहे हो बेसिकली। तो द यूएस गवर्नमेंट या जो प्रेसिडेंट इशूड ए स्टेटमेंट, कि व्हाइट हाउस का मतलब फिर यूएस गवर्नमेंट की बात कर रहे हो, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो। तो इस व्हाइट हाउस का मतलब हमें कैसे समझ में आएगा हम प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं? तो इट मीन्स द रियल वर्ल्ड नॉलेज। ठीक है, उसके अलावा अंडरस्टैंडिंग मेटाफोर्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच। तो मैनी सेंटेंसेस आर नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली। और पैराग्मेटिक एनालिसिस आइडेंटिफाई फिगरेटिव लैंग्वेज लाइक मेटाफोर्स, इडियम्स एंड सरकेज़म। अब आपको कोई मजाक में बोल दिया, अरे तू तो अच्छा लग रहा है, अब एक तो अरे तू अच्छा लग रहा है, और एक अरे तू तो अच्छा लग रहा है। मतलब सिर्फ हमारे बोलने के एक्सप्रेशन से, जब कोई इंसान बोलता है तो एक्सप्रेशन होती है, लेकिन मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, अब लिखने के बाद वो इंसान कैसे समझे? तो ये क्या है? ये सर्कैज्म टाइप की चीजें होती है। जैसे मैनहट्टन स्पीक्स टू ऑल इट्स पीपल, तो मैनहट्टन कैन टॉक, इसका मतलब तो यही हुआ। अभी अपने लोगों से बात कर रहा है, इसका मतलब क्या है? द सेंटेंस इज अ मेटाफोर मीनिंग दैट पीपल इमोशनली कनेक्ट विद द सिटी। मतलब ये एक ऐसा इंसान है जो सब लोगों से बात करता है, इसका मतलब सब उससे जुड़े हुए हैं। ये थोड़ी वो सबसे बात कर सकता है, अरे इंसान है तो बोलेगा, बात तो सबसे ही करेगा, बट लिटरली उसका मीनिंग क्या है? ठीक है। और हैंडलिंग एम्बिग्विटी एंड कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स। अब यहाँ पे वो जो एम्बिग्विटी दिक्कत थी ना, वो यहाँ रिजॉल्व होती है। तो पैराग्मेटिक एनालिसिस रिजॉल्व्स एम्बिग्विटी बेस्ड ऑन द सिचुएशन एंड स्पीक्स इंटेंशन। तो आपकी सिचुएशन क्या है और आपका बोलने का तरीका क्या है, ये उसको गैस करेगा। जैसे आई शॉ द मैन विद ए टेलीस्कोप, ठीक है, सिंपल सा एक मीनिंग है। तो आई सो ए मैन वो वाज कैरिंग ए टेलीस्कोप, इसका मतलब तो ये हुआ कि कैसा इंसान है जिसके पास टेलीस्कोप है। बट आई यूज ए टेलीस्कोप टू सी द मैन, मतलब ये एनालिसिस क्या बोलेगा? डिटरमाइन द करेक्ट मीनिंग बेस्ड ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो इसका मतलब क्या है? आपने किसी इंसान को टेलीस्कोप लाते हुए देखा या आपने उसे यूज करते हुए देखा? व्हाट इज एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ दिस? तो ये जो एम्बिग्यूटी है हमारे सेंटेंसेस की, ये कौन रिजॉल्व करता है? आपका ये 5th स्टेप परफॉर्म करता है। तो ये 5 आपके मेन की स्टेप्स हैं जो आपकी एनएलपी में काम आती है। अब उसमें जो लास्ट के 2 स्टेप्स हैं, ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो इसका थोड़ा सा डिटेल डिस्क्रिप्शन फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखें।